नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाई प्रोफाइल भर्ती घोटाले के बाद भी एस राजू और संतोष बड़ोनी पर बड़ी मेहरबानी, अब उठने लगी जांच की मांग। सवाल, आखिर आयोग के हुक्मरानों पर क्यों नहीं कसा गया शिकंजा। यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामले के साथ एसटीएफ को सौंपी सचिवालय रक्षक और जुडिशरी परीक्षाओं की जांच। परीक्षा में घोटाले की खबरों के बाद डीजीपी ने दिए निर्देश। सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। कोटद्वार में 10 दिन तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। 60,000 युवाओं ने कराया पंजीकरण। भर्ती मैदान में दे रहे कड़ी परीक्षा। और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर हुई समिति की बैठक। 23 अगस्त तक भू कानून को लेकर तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट। रिपोर्ट के बाद जल्द आ सकता है सरकार का फैसला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है। एसटीएफ से लेकर अब ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व है। हालांकि अब घोटाले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल ये है कि अंदर खाने के लोग जो इस विभाग में बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, जिनके कार्यकाल में रहते हुए इतना बड़ा स्कैम हुआ और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सवाल ये भी है कि पद से इस्तीफा तो दे दिया गया, लेकिन फिर भी उन अधिकारियों पर आखिर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों हो रही है, जो अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइए ये रिपोर्ट देखिए। यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामला, जिसमें अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जितनी गिरफ्तारी उतने नए खुलासे। गिरफ्तार होने वाला हर शख्स नए राज उगल रहा है। कई बड़े नामों से पर्दा भी उठ चुका है, लेकिन जांच अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एसटीएफ की टीमें इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी कर उन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश में है, मगर सफलता फिर एक नए खुलासे पर आकर अटक ही जाती है। लेकिन सवाल ये है कि गिरफ्तार हो रहे लोगों से तो पूछताछ जारी है, कई राज भी उगलवाए गए हैं, मगर अंदर खाने के जो लोग इस विभाग में बड़े पदों पर बैठे थे, जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की ये पूरी पटकथा लिखी जा रही थी, क्या उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी? क्या उनसे पूछताछ की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर उन पर मेहरबानी दिखाई जा रही है? दरअसल इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद ही आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे दिया था, और हाल ही में आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी को भी प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इन दोनों ही अधिकारियों पर अभी तक जांच की कोई आंच नहीं आने पाई है, जबकि दोनों ही अधिकारियों के कार्यकाल में रहते हुए न सिर्फ 2021 के यूके ट्रिपल एसई भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का ये खेल खेला गया, बल्कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में घोटाले हुए। इतना ही नहीं, एस राजू ने तो पद से इस्तीफा देने के बाद बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं में हमेशा सफेदपोश और नकल माफियों का दखल रहता था। मैं जानता हूँ, लेकिन उनका नाम नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो डिफेमेशन में होता है, लेकिन वो जब तक पुलिस प्रूव नहीं करता। लेकिन मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बच्चे ने कहा कि साहब ये किया। शुरू से वैसे ऐसा नहीं है कि ये मामला आज एफआईआर किए। एफआईआर के 2 महीने के पहले मैंने पूरा मेहनत किया है, तो मैं एसटीएफ को पूरा करा हूँ। इसमें गवर्नमेंट सफेदपोश है, इसको अंदर करना चाहिए, ताकि कम से कम अगले 3-4 साल के लिए यहाँ नकल ना हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एस राजू को सफेदपोश और नकल माफियों का पहले से ही मालूम था, तो पहले ही पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और हैरानी इस बात की होती है कि इतने बड़े बयान के बाद भी एसटीएफ ने अभी तक एस राजू से ना तो कोई पूछताछ की है और न ही अभी तक जांच का कोई नामो निशान। हालांकि अब विपक्ष और बेरोजगार युवा महासंघ एस राजू और संतोष बड़ोनी के खिलाफ जांच की मांग उठा रहे हैं। अध्यक्ष रहे हैं एस राजू जी, उनको जब पूरी तरह से पता था कि आयोग में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इस्तीफा देते हुए उन्होंने खुद कहा कि मेरे ऊपर माफियाओं का और यहाँ सफेदपोश नेताओं का दबाव है, तो भाई दबाव तो पहले से था। आपको अचानक फिर एंड टाइम पे क्यों याद आया कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ?
क्या उनको जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उनको पता है, एक एक माफिया के और एक एक नेता के नाम पता है कि कौन कौन संलिप्त है इसमें। और बाकी रही बडोनी जी की बात, बडोनी जी को आपने वहां से हटाकर दूसरी जगह अटैच कर दिया है, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हमारा तो ये डिमांड हमारी है कि कम से कम 2 वर्ष तक की इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। उससे साफ हो जाएगा कि किन किन लोगों से इनकी बातचीत थी, किन किन लोगों ने कितने समय इनसे बात की। क्योंकि इनको जब तक जांच के घेरे में नहीं लेंगे तब तक यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, जांच अंतिम पायदान तक नहीं पहुँच पाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जांच के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग की है। उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये जो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला खुला है, तो इसमें मेरा मानना ये है कि जो भी जिम्मेदार लोग आयोग के पदों पर थे, जिन्होंने निष्पक्ष भर्ती करानी थी, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हर उत्तराखंड की संस्था के अपने सीमित दायरे हैं। एसटीएफ बहुत अच्छी जांच कर रही है, लेकिन उनके दायरे सीमित हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें जांच सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए। पहले दिन से विधानसभा में जब से मैंने मामला उठाया है, तब से हमारी यही मांग है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। इस पूरे प्रकरण का खुलासा कब तक होता है ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से विभाग के बड़े पद पर रह चुके एस राजू और संतोष बडोनी पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, उससे ये तो साबित हो गया है कि बिना आयोग की साठगांठ के इतना बड़ा खेल खेलना असंभव है। अब सवाल ये भी उठता है कि आयोग के इन हुक्मरानों पर आखिर अब तक शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले को गंभीरता से लिए हुए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग जहां इन दिनों सवालों के घेरे में है, तो वहीं आयोग के नए सचिव सुरेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने को लेकर और आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल ने। उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के नए सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से सवालों में इस समय उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग है, उसको किस तरीके से अब बाहर निकालेंगे, उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक सुरेंद्र सिंह रावत जी के पास भी है। सर, पहले तो बधाई आपको कि आपको आयोग की ऐसे समय में जिम्मेदारी दी गई है जब आयोग की छवि को आपको साफ करना है। किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो खैर इनिशियल स्टेज पे ही है, सारी चीज़ें मैं पहले समझूंगा कि क्या कहाँ पे चूक हुई, किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। लूप होल ढूंढने सबसे पहले ज़रूरी है। तो अभी चूंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर ने भी ज्वाइन नहीं किया है, वो आ जाती हैं तो उनके साथ बैठ के सारी चीज़ें तय की जाएंगी कि कैसे आगे हम इसको जो है, किस तरह से हम आगे इसको करें जो है और किस तरह करें। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आयोग इससे पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है, परीक्षाएं डिवाइस के जरिए हुई हैं, लीक पहली बार ये मामला इस तरीके से सामने आया है, ओएमआर सीट के साथ छेड़खानी भी आई है, पारदर्शी तरीके से अब आगे परीक्षाएं हों, इसके लिए क्या कुछ आपने प्लान किया है ताकि जो सवाल उठते आए हैं आयोग पर वो ना उठे आगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम जो एजेंसीज हायर करते हैं, मैं एक्चुअली इसके एम्प्लॉयज़ किस लेवल के हैं, क्या किस दर्जे के हैं, क्या करते हैं, वो सारा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यही इन्हीं के स्तर पे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो ये हम देखेंगे, पहले एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय करेंगे और बाकी और क्या चीज़ें हम फुल प्रूफ कर सकते हैं, इस दिशा में हम सोचेंगे, बात करेंगे। क्या आयोग के अंदर भी कुछ इस तरीके से लोग हो सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की बातें आ रही हैं, तो क्या आप उस ढांचे को भी दुरुस्त करेंगे ताकि आगे इस तरीके की चीजें सामने ना आए और जो आयोग है पारदर्शिता के लिए और गोपनीयता के लिए जाना जाए, वो अपनी एक नई पहचान आगे बनाए? देखिए जी, वो तो बात यह है कि अगर आपका घर सही है तभी आपका बाहर भी सही हो सकता है। तो अगर आयोग में ही गड़बड़ियां होंगी तो बाहर तो नेचुरल है। तो आयोग को में अगर कोई ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आयोग का अब तक इतनी जांच हो गई है, आयोग का कोई कर्मचारी जो है अभी इस जद में नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो हम जो है बिल्कुल
मैंने पहले भी कहा है हर इंटरव्यू में अभी तक जो हुए हैं कि हम जो है हमारा कोई भी कर्मचारी इन्वॉल्व होगा तो हम पूरा सहयोग जो है कानून को भी करेंगे, प्रशासन को भी करेंगे, पुलिस प्रशासन को, और हम छोड़ेंगे नहीं फिर ऐसे आदमी। सर एक सवाल ये है कि बेरोजगारों की बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि कई परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं हैं जो होनी थी, जैसे पुलिस की परीक्षा है और भी परीक्षाएं हैं, जो बेरोजगार हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अब माना जा रहा था कि जो घटनाक्रम ये घटा है पेपर लीक मामले का, जो चीजें चली हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ परीक्षाएं देर हो गई हैं। अब पूरा नया जो है वो वहां पर सचिव आप नए गए हैं, परीक्षा नियंत्रक नए होंगे, तो क्या कुछ जिम्मेदारी होगी कि जो आशाएं बेरोजगारों की कि जल्दी उन्हें नौकरी मिल सके, उसके लिए क्या कुछ आप कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल, हम जो है बेरोजगारों को जो है बेरोजगारों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और जितने भी एग्जाम डिले हुए हैं रिशेड्यूल करते हैं उनको, वो मैं थोड़ा सा एग्जाम कंट्रोलर आ जाएं, सब सारी बात उन पे है, वो आते हैं तो बैठ के हम पूरा इसको जो है एक टाइम बाउंड तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लास्ट सवाल ये कि सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है आपको आयोग के सचिव की, किस तरीके से इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि बड़े टफ समय में ये जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है जब आयोग पर तमाम तरीके के सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच के ही दी होगी, और मैं कोशिश करूंगा जितना मैं बेस्ट दे पाऊंगा आयोग के लिए, सरकार के लिए, उतना मैं अपना जो है फुल एफर्ट करूंगा। तो ये UKSSC के नए सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि पारदर्शी तरीके से आयोग की आगामी जो परीक्षाएं होंगी और जो आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, अगर पहले घर दुरुस्त होगा तो फिर जो बाहर की चीजें उन्हें दुरुस्त अब किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष डंगोल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामले में अब STF को प्रदेश में हुए 2 अन्य भर्ती घोटालों की जांच भी सौंप दी गई है, जिसके बाद अब STF पेपर लीक मामले के साथ साथ ही सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक यानी जुडिशरी परीक्षाओं की जांच भी करेगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में STF ने अब तक सराहनीय काम किया है। कई लोगों की गिरफ्तारी और खुलासे के साथ साथ लाखों रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इस टीम को मिली बड़ी कामयाबी के बाद अब उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में हुए 2 अन्य भर्ती परीक्षाओं के घोटाले की जाँच भी STF को सौंप दी है। दरअसल पूर्व में हुई सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक जुडिशरी परीक्षाओं में भी घोटाले के मामले सामने आ रहे थे, जिसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने इन परीक्षाओं की जांच को भी STF के हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। DGP अशोक कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में आयोजित सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक परीक्षाओं की जाँच भी STF को सौंपी गयी है। इसके साथ ही साल 2020 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा था, जिसमें हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में मुकदमा दर्ज भी है, और अब इन मुकदमों का भी STF को दोबारा प्रशिक्षण करने के लिए DGP अशोक कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं UKSSC पेपर लीक मामले में STF ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। STF ने यूपी के धामपुर निवासी जूनियर इंजीनियर ललित राज शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ललित राज शर्मा के धामपुर स्थित फ्लैट में 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर के प्रश्न सॉल्व किए थे। इस गिरफ्तारी से कई और खुलासे की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि STF की अब तक की कार्यवाही में 20 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और यहाँ वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे मेरे साथ। उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोटद्वार में गढ़वाल के 7 जनपदों के अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए कड़ी परीक्षा दे रहे हैं। कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप में शुरू हुई अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया का जो आखिरी दिन है वो 31 अगस्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। रेस का पहला चक्कर, रेस का दूसरा चक्कर। आजाद भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार अग्निपथ योजना 14 जून साल 2022 में केंद्र की भाजपा सरकार लाई।
अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड में भी शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए राज्य के करीब 1,08,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से गढ़वाल मंडल के 7 जनपद के 63,000 युवा शामिल हैं। ये 63,000 युवा 19 अगस्त से 31 अगस्त तक भारत का सैन्य हिस्सा बनने के लिए मैदान में कड़ी परीक्षा का सामना कर ये प्रमाण देंगे कि वे भारत के अग्निवीर हैं। सेना में शामिल होने का उनका जुनून ये तस्वीर बयां कर रही है, जो कोटद्वार के कौड़िया में मौजूद विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह कैंप भर्ती मैदान की है, जहां अग्निवीर बनने के लिए शारीरिक दक्षता की पहली परीक्षा का हिस्सा दौड़ थी, जो मैदान में युवाओं के हौसले का भी प्रमाण दे रही थी। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आए युवा ये जानते हैं कि दौड़ उनकी अग्निवीर बनने की पहली सीढ़ी है। समय अंतराल में दौड़ पूरी करने के बाद युवा जहां अग्निवीर की पहली सीढ़ी पर पहुंचे, तो कुछ युवाओं को मायूसी का भी सामना करना पड़ा। अग्निवीर की पहली सीढ़ी चढ़ने वाले युवाओं ने शारीरिक दक्षता में हिस्सा लिया और एक कदम आगे बढ़ गए। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया है। अभी कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। हम अगले आने वाले 10 दिनों में युवाओं के हौसले से जुड़ी और भी कई तस्वीर आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर हैरानी इस बात की होगी कि ये वही योजना है जिसके ऐलान के बाद युवा सड़क पर आकर जमकर विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ये वही युवा हैं जो अग्निपथ का हिस्सा बनने के लिए अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। जौनसार बाबर के प्रथम कवि जननायक पंडित शिवराम शर्मा के रचित काव्य संग्रह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के जननायकों, विकास के लिए समर्पित महापुरुषों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंडित शर्मा के रचित काव्य संग्रह आने वाली पीढ़ी के लिए उनके क्षेत्र की पहचान को याद दिलाने वाले होंगे, जिस पर वो गर्व महसूस भी कर सकते हैं। आज हमारे पंडित मूरतराम शर्मा जी ने अपने पूज्य पिताजी के काव्य संग्रह और उनके संकलनों का यहाँ पर हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों के उपस्थिति में यहाँ पर विमोचन करवाया है। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि आगे जो उनके और भी बहुत सारे संकलन हैं उनको संकलित करेंगे और उत्तराखंड की सरकार भी ऐसे संकलनों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी द्वारा भू कानून को लेकर रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वहीं 23 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद भू कानून की फाइनल ड्राफ्टिंग की रिपोर्ट कमेटी सरकार को सौंप देगी। देखिए, आज की बैठक में हम लोगों ने जो भू कानून को लेकर के जो विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं और अन्य जो संगठन है उनकी तरफ से जो भी सुझाव आए थे और जो कुछ विशेषज्ञों की तरफ से भी कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों पर चर्चा करके उनको लगभग हमने एक तरीके से जो रफ प्रारूप उसका तैयार कर लिया है। और अब 23 तारीख को हमने फिर एक बैठक रखी है। उस बैठक में हम उसको अंतिम रूप दे देंगे और फाइनल टच दे करके उसको उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। रामनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना, साथ ही रामनगर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मोदी सरकार की कितनी भी बुराई करती रहे, उन बातों से सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला है। इसके साथ ही अजय भट्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया है। 2024 अभी देर तो है, परंतु मैं समझता हूं कि मोदी जी पर पूरे देश को अटूट विश्वास है। कोई कितना बदनाम कर ले, आपने देखा होगा कभी महंगाई, कभी दूसरे लांछन लगाकर मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करी, केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी। आज आप देख लीजिएगा
4 राज्यों में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हमारी सरकार आई। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलिंग और खनन के कामों से जुड़े लोगों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जाएगा। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसपी ने कहा है कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आकर आपराधिक छवि वाले लोगों के प्रॉपर्टी डीलिंग और खनन के काम करने पर रोक लगाई जाएगी। जितने भी यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, खनन में जितने भी इन्वॉल्व हैं, इन सब का हम एक तो इनका लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट बना करके इनके आपराधिक इतिहास को हम खंगालेंगे। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के मिलेंगे और यहाँ किस तरह का खनन का काम कर रहे हैं, तदनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार की भगवानपुर इलाके के डांडा जलालपुर गांव में बिना अनुमति श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया। वहीं लगभग 1 दर्जन गांव में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि इसी गाँव में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद बड़े पैमाने पर बवाल भी हुआ था। वहीं मसूरी की माड़ी रोड पर खुलेआम शराब पीने वाले बॉबी कटारिया के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कैंट थाने में पुलिस ने बॉबी कटारिया को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन कटारिया ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब कटारिया को अतिरिक्त समय देने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। देखिए, जो ये मुकदमा है ये 128/22 है, जो बॉबी कटारिया के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, ये 341, 336, 290, 510 और IT एक्ट की धारा 67 इनमें पहले सूचना दी गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है NBW ले लिया गया है और अब जल्द ही हम NBW को तामील करने की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम जो अन्य कोई सही कार्रवाई होंगी तो वो एक्शन होंगे। वहीं देहरादून के शीशमबाड़ा में लंबे समय से जमा होने वाले रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल का ढेर जमा हो गया है, जिसे देखते हुए देहरादून नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अनुसार सभी उद्योगों में RDF की 5% खपत को अनिवार्य रूप से बदलने के लिए उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है। जो SWM के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2016 हैं, उसमें रूल्स में प्रावधानित किया हुआ है कि 5% तक का फ्यूल को जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी जो फ्यूल का उपयोग करती हैं उन्हें अपने फ्यूल को 5% तक RDF से रिप्लेस करना है, जिसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ से निवेदन किया है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पत्र लिख के कि कृपया सभी इंडस्ट्रीज़ पे ये मैंडेट किया जाए कि वो अपने फ्यूल कंजम्पशन को 5% RDF से रिप्लेस करें। अगर ऐसा हो जाता है, जितनी जल्दी हो पाता है, तो ये RDF के निस्तारण में सुविधा प्राप्त हो सकेगी। वहीं बारिश के चलते टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने से 3 जगहों पर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके कारण NH में सैकड़ों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक धौन स्वाला अमोडी के बीच 3 जगहों पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को मार्ग खोलने के निर्देश भी दिए हैं। चौबट्टा खाल तहसील में राजस्व उपनिरीक्षक और कानूनगो द्वारा मिली भगत से एक मृतक महिला की जमीन बेटी के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम चढ़ाने का एक मामला सामने आया है, जिस पर जिलाधिकारी ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच SDM कोटद्वार को भी सौंप दी है। आपको बता दें कि जनवरी 2022 में गांव के एक व्यक्ति ने अपने मृत चाची की जमीन का वारिस होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। राजस्व उपनिरीक्षक और कानूनगो ने बिना जांच के दाखिल खारिज को स्वीकृत कर भी दिया, जबकि महिला की एक इकलौती बेटी भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत और लापरवाही करने की कार्रवाई एक नजर आ रही है और इस मामले को देखते हुए संबंधित तहसीलदार ने इसकी जांच करने की अनुरोध SDM चौबट्टा खाल से किया। जांच में दोनों व्यक्तियों की संदिग्ध भूमिका प्रकाश में आई और जांच में दोषी पाया गया, ऐसा आरोप सिद्ध हुआ। उसको देखते हुए दोनों कर्मचारियों को अटैच कर लिया गया है। विभागीय कार्रवाई गतिमान है और विभागीय कार्रवाई गतिमान रहने तक उनको अन्य तहसील में अटैच करवा दिया है, ताकि भविष्य में ऐसा लापरवाही उनके द्वारा ना किया।
वहीं टनकपुर के उचोली गोट में 28 हेक्टेयर में खनन किया जा रहा है। खनन की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। ये वही क्षेत्र है जहां रिवर ट्रेनिंग के तहत खनन निकासी के आदेश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध करने के बाद सरकार को पीछे हटना भी पड़ा था। पूरा मामले पर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि वो खुद जाकर इस क्षेत्र का जल्द निरीक्षण भी करेंगे। ग्राम सभा उचोली गोट में अवैध खनन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस हमारे संज्ञान में आए हैं। इसमें मेरे द्वारा भ्रमण किया जाएगा और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। हाई प्रोफाइल भर्ती घोटाले के बाद भी एस राजू और संतोष बड़ोनी पर बड़ी मेहरबानी, अब उठने लगी जांच की मांग। सवाल, आखिर आयोग के हुक्मरानों पर क्यों नहीं कसा गया शिकंजा। यूके ट्रिपल एसई पेपर लीक मामले के साथ एसटीएफ को सौंपी सचिवालय रक्षक और जुडिशरी परीक्षाओं की जांच। परीक्षा में घोटाले की खबरों के बाद डीजीपी ने दिए निर्देश। सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। कोटद्वार में 10 दिन तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। 60,000 युवाओं ने कराया पंजीकरण। भर्ती मैदान में दे रहे कड़ी परीक्षा। और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर हुई समिति की बैठक। 23 अगस्त तक भू कानून को लेकर तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट। रिपोर्ट के बाद जल्द आ सकता है सरकार का फैसला।